नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर की इस अद्भुत सीरीज में। आज हम हमारे सीजन 5 के सेशन नंबर 7 पर आ गए हैं। आइए आज के 7वें सेशन की पढ़ाई भी पूरे जोश के साथ शुरू की जाए। आते ही सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए, क्योंकि भैया ज्ञान की गंगा तो बहती रहनी चाहिए। और ज्ञान की गंगा के हमारे 8 नगीने हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिए कि करंट अफेयर बूस्टर में मैं आपको सिर्फ बातें ही नहीं बता रहा हूं, सोचने के कुछ तरीके भी दे रहा हूं जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ते जा रहे हैं। आपको द एबिलिटी टू थिंक फ्रीली, द एबिलिटी टू एनालाइज सिचुएशंस ऑन योर ओन बड़ा ज़रूरी है। 21वीं सदी में वही बच्चे आगे बढ़ेंगे लॉन्ग रेस में जिनके पास अपना एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, और वो ज़रूरी है। कोशिश है, थोड़ी सी कोशिश, कि आपको हम ये सब सिखा सकें। दोस्तों, नासा का परसिवरेंस रोवर जो है वो पहुंच गया है मंगल ग्रह पर, लेकिन पहले भी गए हैं, तो इस बार अनोखा क्या है वो हम देखेंगे। इस बार एक हेलीकॉप्टर भी गया है साथ में, कर लो बात। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कैन एनर्जी के साथ भारत का झगड़ा बड़े गंभीर नए नए रूप अख्तियार कर रहा है, तो क्या है वो रूप वो भी देखेंगे। बिग टेक वर्सेस सोवरेन, फेसबुक ने तो लिटरली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जंग ही छेड़ दी है। इतनी हिम्मत उसमें कहां से आ रही है? और ऑस्ट्रेलिया जैसा सोवरेन देश अब क्या करेगा? क्या वो भारत के साथ मिलकर फेसबुक के खिलाफ कानून बनाने की पैरवी करेगा? ये हम देखेंगे। एलएसी डिसंगेजमेंट, चाइना और भारत के बीच में पैंगोंग त्सो की झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे का जो डिसंगेजमेंट होना था वो तो हो चुका, उसके सबूत भी आ गए। अब सवाल है, जो बहुत बड़ा डेप्सांग प्लेन्स का क्षेत्र है उसका क्या होगा, और इसके व्यापक मायने आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में भारत के लिए, चीन के लिए, दक्षिण एशिया के लिए क्या होंगे। इंडियन आईटी एंड 2025 प्रोजेक्शंस। प्यारे दोस्तों, भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा क्षेत्र है 2025 के लिए ये लोग काफी बड़े बड़े प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन वो प्रोजेक्शंस क्या हैं, कितने रियलिस्टिक हैं, कितनी नई नौकरियां बनेंगी, इस पर बात करेंगे। पेट्रोल प्राइसेस इन पाकिस्तान एंड इंडिया, पेट्रोल की कीमतें जो एक सामान्यतः 95 से 100 का लेवल टच कर चुकी हैं, उसका बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि कैसे प्रति व्यक्ति औसत आय के हिसाब से भारतीयों पर सबसे भयानक मार पड़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, और ऐसा क्यों हो रहा है। मैं फिर से एक बार इस पर आपके साथ चर्चा करूंगा। हालांकि मैंने पहले आपको ऐसा बताया है, लेकिन अब क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन गर्माते ही जा रहे हैं। कोविड सिचुएशन, दुर्भाग्यपूर्ण खबर यह है कि भारत के कुछ हिस्सों में कोविड के केसेस अचानक से बढ़ने शुरू हो गए, और यह अच्छी बात नहीं है। एंड दिस इज एन इंडिकेशन दैट वी शुड एक्चुअली बी स्पीडिंग अप आवर वैक्सीनेशन। एंड फाइनली 2 बहुत ही शानदार एडिटोरियल। तो आज का मोटिवेशन तैयार है भैया। प्यारे दोस्तों, अभी तक के हमने जितने भी लिए हैं मोटिवेशंस, उसके ऊपर आपकी राय टिप्पणी कमेंट थ्रेड में दिया करो तो मजा आता है। अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफन इज बेटर देन एन आवर ऑफ लाउड लेक्चरिंग। कई बार क्या होता है, आप जीवन में किसी दुविधा में फंसे हैं, दिक्कत में फंसे हैं, चौराहे पर या दोराहे पर आके खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है। सो अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत ही ठंडे दिमाग से, शांति से उस सिचुएशन को समझना, उसके विभिन्न पहलुओं पर गौर करना कई बार बेहतर होता है, बजाय जोर जोर से चीखने चिल्लाने के और दुनिया भर में अपनी बात फैलाने के। अपनी समस्या को सुलझाना है तो यू हैव टू लुक इनसाइड एंड नॉट आउटसाइड। तो ये एक बहुत बड़ा इंसाइट है, और जीवन में आप कभी भी दुविधा में फंसे तो एक अवलोकन जो खुद का करना है अंतर्मुखी बन के उस समय, उसका प्रयास कीजिएगा। और इसके लिए आपको अपने जो बिल्कुल डीपेस्ट फियर्स हैं उनको कन्फ्रंट भी करना पड़ता है, लेकिन फिर उससे सफलता भी मिलती है। कैसा लगा मोटिवेशन बताइएगा। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया यार आज का, लेकिन इसको एक बार कमेंट थ्रेड में लिख दीजिए, अपनी डायरी में भी नोट कर लीजिए, और इस पर आपकी राय भी देते चलिए। तो दोस्तों, इकोनॉमी क्रैकर में बहुत बढ़िया एनरोलमेंट चल रहे हैं मार्च की बैच में। आपने किया या नहीं? अगर नहीं तो अभी अभी कर लो। बहुत प्यारा कोर्स है, इतना अच्छा कोर्स इकोनॉमी पर बेसिक लेवल का आपको मिलेगा नहीं। और इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो तो अपने आप में बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर मनी, टाइम एंड एनर्जी है। 4 कोर्सेज आपको मिलते हैं, इंक्लूडिंग हमारा शानदार 100 सेशन का इंग्लिश क्रैकर। 1 साल तक का एक्सेस आपको मिलेगा। आगे बढ़िए, एनरोल कीजिए और पूरा पूरा लाभ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। तो दोस्तों, नासा ने तो कमाल कर दिया, अपना परसिवरेंस रोवर जो है मंगल पे उतार दिया। यहां से इतने करोड़ किलोमीटर दूर जाकर एक पूरी मशीन उतरती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 47 करोड़ किलोमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, 30 जुलाई को ये परसिवरेंस रोवर रॉकेट में यहां से निकला था,
और फिर ऑर्बिटल इंजेक्शन हुआ और वहां से वो आगे निकल गया। अब जब वो 2 दिन पहले उतरा है 203 दिनों की यात्रा पूरी करके, तो उसके साथ में पूरी उसकी मशीनरी भी उतरी। वो एक गाड़ी के आकार का है, बहुत बड़ा गया है इस बार। साथ में एक छोटा सा रोटर कॉप्टर भी है, एक हेलीकॉप्टर भी छोटा सा, एक ड्रोन भी साथ में गया है। अब आप सोच रहे होंगे वो उड़ेगा कैसे? उड़ेगा ऐसे कि मार्स पर भी एटमॉस्फेयर तो है ही ना, पृथ्वी जितना नहीं है, लेकिन वहां पर भी वायुमंडल तो है, हवा तो है ही। तो वो रोटर को जो लिफ्ट चाहिए वो तो मिल ही सकती है उससे, प्लस उसके अपने जेट्स भी होंगे। तो प्यारे दोस्तों, लार्ज साइज पैक्ड विद मेनी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स आल्सो हैज अ हेलीकॉप्टर। और ये अल्टीमेटली नासा का कहना है कि हम इंसानों को पहुंचाना चाहते मंगल पर, उसकी दिशा में ये हमारा पहला कदम है। परसिवरेंस रोवर विल लुक फॉर साइन ऑफ पास्ट माइक्रोबियल लाइफ। देखिए, बहुत बड़ा सवाल जो इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहा है जवाब वो ये कि क्या मंगल पर कभी अरबों साल पहले जीवन रहा होगा? अब मंगल भी बना था पृथ्वी के जैसे 450 करोड़ साल पहले, और वहां के सबूत ऐसा बताते हैं कि जीवन शायद हुआ होगा पहले 100 या 150 करोड़ सालों में, और उसके बाद पूरा का पूरा मंगल ही जो है वो बंजर हो गया। ऐसा तो नहीं वहीं के लोग आके पृथ्वी पे बस गए, हा, सोचिएगा। इसके लिए वो वहां पे रॉक और जो रेगुलेट होगा पूरा धूल मिट्टी और नीचे की सतह, उसको खोद खोद के अच्छे से एनालाइज करेगा। फाइनली सारे सैंपल एक जगह रख दिए जाएंगे और कोशिश होगी कि फ्यूचर मिशन में वो सारे सैंपल उठा के पृथ्वी पे लाए जाएं। उसके अपने दूसरे खतरे होते हैं, लेकिन ये आप सोचिए लगभग 50 करोड़ किलोमीटर दूर एक ऐसा ऑपरेशन होता है और एक पूरा का पूरा रोवर वहां इस तरह से उतरता है सेफली और काम करना शुरू करता है। ये मतलब कितनी बड़ी बात है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इंसान को अपने सोचने के दायरे को बढ़ाने के जो हथियार दिए हैं वो हम ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस में इस्तेमाल करें। अनफॉर्चुनेटली विज्ञान और प्रौद्योगिकी जितना हमारी सीमाओं को चौड़ा करने में मदद कर रहा है, उतना ही वो हमें और ज्यादा एक दूसरे के प्रति आक्रामक भी बनाता जा रहा है। अब इन दोनों में से कौन सी टेंडेंसी ओवरऑल डोमिनेट करेगी, वेदर द टेंडेंसी टू बी कंस्ट्रक्टिव, कंपैशनेट एंड हेल्पफुल एंड बी नॉलेज सीकिंग, और द टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय ईच अदर, वो तय करेगी कि 50-100 साल बाद इंसानियत और इंसान का अस्तित्व रहेगा कि नहीं। ये थोड़े से डीपर इश्यूज होते हैं साइंस के, इस पे बात करते रहनी चाहिए। तो इंडियन अमेरिकन डॉक्टर स्वाति मोहन जो हैं, ये जो फाइनल लैंडिंग होती है ना, बहुत खतरनाक काम है, इसी में सब कबाड़ा होता है हर बार। उसकी टीम को लीड करने वाली थी डॉक्टर स्वाति मोहन। और दोस्तों, ये एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। ये हेलीकॉप्टर भी साथ में गया है। अब जैसे हेलीकॉप्टर से तो आपको जो पूरा ब्रॉडर बर्ड्स व्यू मिलेगा वो तो एक अलग ही लेवल का खेल होगा। तो कहने का मतलब यह है दैट दिस रिमार्केबल फर्स्ट फ्लाइट ऑन मार्स एंड अदर थिंग्स ओवर द नेक्स्ट 1 year विल शेड न्यू लाइट विच विल बी अनप्रेसिडेंटेड। और ये तो अब आप बिल्कुल तय मान लीजिए कि 2030 के पहले पहला होमो सेपियंस मार्स पर उतर चुका होगा, अनलेस समथिंग टेरिबली गोज रॉन्ग। तो भैया, इंसान की इस 24 लाख साल की यात्रा में अब एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। हम वाकई में एक इंटरप्लैनेटरी स्पीसीज बनते जा रहे हैं। हमारा पहला सवाल नोट करें, उत्तर दीजिए कमेंट में, वॉलंटियर्स कंपाइल भी करें। What are the responsibilities that Homo sapiens will have once they become an interplanetary species? मजा आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत सरकार जो है वो लड़ने के मूड में है। वो बोल रही है कि भाई ये कैन एनर्जी वाले होते कौन है, सोवरेन हमें, हमसे $1.2 बिलियन मांग रहे, तुम्हारी ऐसी धृष्टता। कहानी ये है दोस्तों कि जब 2012 में भारत सरकार ने वोडाफोन से एक बहुत लंबे चौड़े टैक्स की मांग की थी और वोडाफोन वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जीत गया था, तो तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब स्वर्गीय, उन्हें बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने कानूनी बना डाला रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करते हुए। मतलब पिछली तारीख से कुछ नए टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल कर दिए। अब ये ऐसे कानून तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कोई भी कंपनी बोलेगी कि यार आप अगर पिछली तारीख से हमसे मांगोगे तो मतलब हम कैसे प्लानिंग कर पाएंगे। आप ये सोचिए, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन यानी भूतलक्षी प्रभाव से कराधान। मान लीजिए कल को भारत सरकार बोलती कि ए हिंदुस्तानियों, 1985 से अभी तक का जो टैक्स रेट था वो हमने सारा जो भी था सबको 5-5% बढ़ाया, पैसा निकाल। तो आप ये बोलोगे ना यार भाई ऐसा तो नहीं चलेगा यार, मतलब ये तो नहीं स्वीकार्य हो सकता, आप कोई भी, हम नहीं मानेंगे। कंपनियों के पास ये कहने के रास्ते जरा कम होते हैं और उनको फिर कानूनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। भारत सरकार ने न केवल वोडाफोन से वो सब मांगा, उन्होंने कैन एनर्जी से भी
जिनका वेदांत के साथ एक काफ़ी लंबा चौड़ा डीलिंग यहाँ पर हुआ था प्यारे दोस्तों। और इसके अंदर उन्होंने किस प्रकार से टैक्स को विथहोल्ड नहीं किया, इस पर सरकार ने कहा कि आपकी ये जो 2006 की डील हुई थी, ये पूरी की पूरी, इसके ऊपर हम आपसे टैक्स की मांग करते हैं। 2006 में आपने पूरा रीऑर्गेनाइजेशन किया था और ये सबके ऊपर यू हैव टू पे अ सर्टेन टैक्स। तो कैन एनर्जी ने कहा, जो यूके की कंपनी, कि भाई हम नहीं मानते एंड वी आर गोइंग टू फाइट इट आउट लीगली। चलता रहा। भारत में पहले बहुत सारी द्विपक्षीय निवेश संधियां होती थी, बीआईटी। सरकार ने 3 साल पहले एक तरफा डिसीजन लेते हुए सारी खत्म कर दी। अब जैसे इंडिया श्रीलंका की बीआईटी खत्म हुई, इसी वजह से अभी वो पोर्ट का काम जो है श्रीलंका ने खत्म कर दिया कि भाई अब ट्रीटी आप नहीं मान रहे तो हम भी नहीं मान रहे। मामला थोड़ा ज़्यादा जटिल है, मैंने सरलता से बताया। उसी तरह इसके तहत कैन एनर्जी का कहना था कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी मिलनी चाहिए और ये सब इसमें कवर्ड है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में बात कही और भारत सरकार सब तरफ हार गई। और उसके बाद अब ये कैन वाले जो ऑर्डर लेके घूम रहे हैं कि हमको $1.2 बिलियन दो और नहीं तो आपके एसेट्स बाहर हैं इंडिया के, वो हम सीज करवा देंगे। सरकार बोल रही है कि हम आगे अपील करेंगे और ये मामला मतलब और उलझता जा रहा है। कई लोगों का ऐसा मानना है सरकार को इस मामले को अब खत्म कर देना चाहिए और इस पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, बिकॉज इसको जीतने की संभावना नहीं के बराबर है। प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ बैड प्रेस गोइंग अराउंड, प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सवालिया निशान लगता है, प्लस आप इंडिया को एक ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब बनाना चाहते हैं सिंगापुर के जैसे, ऐसा करके कैसे बनाएंगे? ये इससे जुड़े मुद्दे हैं। तो एग्जाम में कोई पूछे तो सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए। हमारा दूसरा सवाल नोट करें, गिवन द फैक्ट दैट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इज फंडामेंटली अनफेयर, टू व्हाट एक्सटेंट इज द गवर्नमेंट जस्टिफाइड इन फाइटिंग ऑन एंड ऑन इन केसेस लाइक वोडाफोन एंड कैन एनर्जी? प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। तो बिग टेक वर्सेस सोवरेन कंट्रीज। अभी जो बड़ी कंपनीज हैं, गैफैम, गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आप सभी के साथ हमने इस पर बहुत बार बातें की कि भैया इन लोगों के पास ताकत इतनी बढ़ गई, इनको ऐसा लगता है कि यही दुनिया के सबसे बड़े सेठ हैं। और सेठ ही क्या, ये तो खुद को देश ही समझने लग गए। बस अब फेसबुक वाला अपना कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ फेसबुक डू सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट फेसबुक इनटू द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन अर्थ एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, बस यही बचा है। बाकी तो सब कुछ कर दिया मांग तादा ने। तो अब कहानी यह है कि दुनिया भर की जो मीडिया कंपनीज हैं वो बहुत नाराज हैं। क्यों? फेसबुक और गूगल पे मीडिया कंपनियों की वेबसाइट के आर्टिकल्स की लिंक सारी की सारी इंडेक्स होती है, शेयर होती है, पोस्ट होती है। उन कंपनियों को क्या मिलता है? वहां ट्रैफिक उनकी साइट पे जाता है, लेकिन डायरेक्ट रेवेन्यू कुछ नहीं मिलता। जबकि फेसबुक और गूगल का तो पूरा मॉडल इससे पॉपुलेट होता है, एंड देन दे पुट एडवर्टाइजमेंट्स देयर एंड दे मेक मनी आउट ऑफ देयर एडवर्ड एंड एडसेंस कॉन्सेप्ट, गूगल के केस में और फेसबुक के केस में फेसबुक एडवर्टाइजिंग। पहले क्या था, ये सारे व्यापार छोटे थे, $2-4 बिलियन के। अब ये हो गया है कि अखबारों, मैगजीन्स और टीवी के बजाय डिजिटल में ऐड ज्यादा आने लग गए हैं। तो अब ऐसा है कि पेट पे लात पड़ रही है। रूपर्ट मर्डॉक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मीडिया मैग्नेट है, वो सब कंट्रोल ही करता है एक तरह से, यूके में भी करता है, यूएस में भी आपको पता ही उसके क्या क्या है जो ट्रंप के साथ अलाइंड हुआ करते थे। अब उनका बहुत दबाव आया सरकार पे, तो सरकार ने, स्कॉट मॉरिसन ने, प्राइम मिनिस्टर ने कानूनी बना दिया कि भाई इसमें शेयरिंग होनी चाहिए। उस पर दोनों कंपनियों की रिएक्शन जो थी वो अलग अलग थी। गूगल ने कहा वी विल स्ट्राइक अ डील एंड वी विल ट्राई टू शेयर रेवेन्यूज। तो एक तरह से गूगल तो सरेंडर हो गया अभी तक के लिए। इसका भारत के लिए बहुत 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 पॉजिटिव इंप्लीकेशन ये होगा कि भारत की सारी मीडिया कंपनियां जो न्यूज़ छापती हैं उनको शेयर मिलना शुरू होगा कल को, अगर भारत सरकार ने स्क्रू कसा तो। और सरकार स्क्रू तो कसेगी ही, ये बिल्कुल तय मान लीजिए। फेसबुक ये कहता है कि ठीक है फाइन, हम नहीं मानते, तो आज के बाद फेसबुक पे ऑस्ट्रेलिया के किसी भी अखबार की कोई खबर नहीं शेयर हो सकती और ऑस्ट्रेलिया की कोई भी चीज दुनिया भर में फेसबुक पे शेयर नहीं हो सकती। सो दिस इज एज एग्रेसिव एज वन कैन गेट। बाद में फेसबुक ने सॉरी भी बोला है। अभी कहानी इवॉल्विंग है, देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह का पैसा फेसबुक के पीछे खड़ा है और जो 200-250 करोड़ लोग फेसबुक के साथ खड़े हैं और उतने ही लोग व्हाट्सएप पे खड़े हैं और उतने ही इंस्टाग्राम पे, और ये तो फेसबुक को ऐसा लग रहा है कि मुझसे कौन लड़ सकता है। हम एक डिफाइनिंग मोमेंट में आ गए हैं दोस्तों, जहां देशों को तय करना पड़ेगा कि कंपनियां बड़ी हैं या देश के कानून और लोग बड़े हैं, और यह समय है जब एक सही निर्णय लिया जाए। बहुत बड़ी लड़ाई है ये। मैं अगला सवाल नोट करें, कॉमेंट ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द बिग टेक वर्सेस द सोवरेन बैटल रेजिंग। तो एलएसी पर डिसएंगेजमेंट फुल स्पीड पर चल रहा है, सारे सबूतों के साथ चल रहा है।
पैंगोंग त्सो झील का उत्तरी और दक्षिणी किनारा फ्री हो चुका है, भारत भी पीछे हटा है, वो भी पीछे हटे हैं। इसको लेके बहुत सारे दोनों तरह के सवाल जवाब चल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भारत ने जो अपनी टेरिटरी थी पेट्रोलिंग की वो भी छोड़ दी और पीछे हो गए। कई लोग कह रहे हैं कि जब चीन अंदर घुसा ही नहीं था तो चीन पीछे कैसे हटा है, हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं। हर तरह की चीजें मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं। बड़ा सवाल जो है वो है देप्सांग प्लेन्स के क्षेत्र में चीन की काफी ज्यादा जो घुसपैठ है, इसका सेटलमेंट कैसे होगा। उसके लिए आज मीटिंग चल रही है, 10वां राउंड जो है चल रहा है कोर कमांडर्स का, सीनियर लोगों का, और कोशिश की जा रही है चाइना को समझाने की कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। चाइना का रुख क्या होगा, क्या लॉन्ग रन में चाइना पूरे एलएसी को इसी तरह से हॉट करके रखा रहेगा। भारत के लिए ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है और ये एकमात्र क्षेत्र है लद्दाख में जहाँ पाकिस्तान और चीन एक साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोल्यूड कर सकते हैं। तो भारत को इसको बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली हैंडल करना और इसको किनारे लगाना इस इशू को बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो असली मुद्दा है वो ये है कि ये सब लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी, फाइनली हजारों किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सेटलमेंट कब होगा। चाइना चाहता ही नहीं कि सेटलमेंट हो, क्योंकि एक दिन इसका प्रॉपर डेलिनेशन हो गया तो ये ट्रांसग्रेशन करने के सारे मौके खत्म हो जाएंगे। सो चाइना डजंट वांट टू सेटल एलएसी और इसीलिए वो हर बार चीज़ों को आगे, सरकारों ने पिछले 70 सालों में एटलीस्ट 1970s के बाद से कई बार कोशिशें करके देखी हैं, बट थिंग्स जस्ट डोंट गेट रिजॉल्व विद चाइना। वर्तमान सरकार भी कोशिश करेगी। लेट अस होप कि अगले 5-6 सालों में कम से कम एक बार एलएसी का फाइनल डेलिनेशन हो जाए। क्यों जरूरी है, भारत फ्री हो जाएगा उससे। नहीं तो क्या होगा, हमारे रिसोर्सेस एलएसी पे लग रहेंगे, उससे क्या होगा, पैसा, यू हैव टू स्पेंड मनी, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ एवरी ईयर, और आप मैरीटाइम क्षेत्र में क्वाड पे जो इन्वेस्ट कर सकते थे वो पैसा यहां लग जाएगा। अल्टीमेटली अनलिमिटेड फंड्स तो है नहीं। पार्लियामेंट की डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी कह चुकी है कि डिफेंस की फंडिंग ही नहीं हो रही है ढंग से। सरकार 15 फाइनेंस कमीशन को बोल के राष्ट्रीय सुरक्षा निधि भी, आपको पता, हमने बताया था 15 फाइनेंस कमीशन के उसमें, तो इश्यू तो है ही ना। और इसलिए वो पैसा बचाना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए डिप्लोमेसी जरूरी है। आज की तारीख में जीडीपी का जो रेशियो हो गया दोनों देशों का, चीन $15 ट्रिलियन पे खड़ा है, भारत आज 2.7 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ा है। तो कहीं से कहीं भी ये 1:5.5 या 6 का रेशियो ऑलरेडी है और हमें अपने जीडीपी को बढ़ाकर पहले तो इस गैप को भी कम करना है और डिफेंस के एलोकेशन को भी बढ़ाना है और क्वाड को भी मजबूत करना है और अलॉटमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना है। 4 बड़े काम हमें इस दशक में करने हैं। आई होप आपको सारी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ में आए। मेरा अगला सवाल नोट करें, What are the various issues pertaining to the LAC engagement which will have a bearing on India's Quad commitments? Quad commitment में सिर्फ मीटिंग करना शामिल नहीं है, एक्चुअल पैसा लगाना पड़ेगा ना आपको, आपके पूरे नए, आई मीन यू हैव टू कमिट मैरीटाइम रिसोर्सेस, राइट। समझ में आ गया। दोस्तों अगली खबर पर आते हैं। अब कुछ बहुत पॉजिटिव खबर, भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है भैया, वो तो बिल्कुल चारों घोड़ों पे तगड़क 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 भाग रहा है, गब्बर सिंह के जैसे। नहीं, गब्बर सिंह वाज द रॉन्ग एग्जांपल, इंस्पेक्टर जो ठाकुर जी थे उसमें उसकी तरह भाग रहा है। और उनका कहना यह है कि अभी हमारा साइज हो गया $194 अरब। ये भारतीय आईटी का आकार है और ये जो $194 अरब का हमारा टोटल आकार है, उस $194 बिलियन को हम प्रति वर्ष 9, 10, 11% से बढ़ाकर बहुत जल्दी $350 बिलियन साइज का कर लेंगे। सो दैट्स अ वेरी वेरी मेजर असम्पशन और ये इतनी बड़ी खबर है कि ये तो डिस्कस करना जरूरी है। भारतीय आईटी क्षेत्र में प्रोफेशनल्स हैं 50 लाख मोटे मोटे तौर पर भारतीय आईटी में काम करते हैं। लगभग 1 करोड़ और लोगों को नौकरियां मिली हैं। मोटे मोटे 1.5 करोड़ से कम वर्कर्स आईटी में हैं और उनका जो ओवरऑल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फुटप्रिंट है वो डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज है। नंबर से समझ में आना चाहिए आपको। भारत के लिए अच्छी चीज़ है भाई, डॉलर्स आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट कुछ और लाख लोगों का जरूर आएगा। लेकिन आईटी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसकी वजह से भारत में करोड़ों नौकरियां बनेंगी, ये सोचने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि टोटल आईटी प्रोफेशनली 50 लाख हैं और टोटल एम्प्लॉयमेंट ही 1.5 करोड़ है आईटी सेक्टर में। बिकॉज आईटी डजंट नीड मोर पीपल एंड विथ मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोट्स, बॉट्स कमिंग इन, द नीड फॉर पीपल विल इंक्रीमेंटली गो डाउन, नॉट राइज। इसलिए ये हमारे लिए डॉलर कमाने तक तो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट साइड में इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत बहुत बधाई हो आईटी सेक्टर को। हमारा अगला सवाल नोट करें, प्रेजेंट अ बैलेंस पर्सपेक्टिव ऑन द वेरियस अपॉर्चुनिटीज दैट द आईटी सेक्टर इन इंडिया है, और ये डिजिटल के ऊपर ही ग्रो होने वाले हैं सारे, ऐसा नैस्कॉम ने हाल ही में कहा। आई होप आपको ये अच्छा इंसाइट मिला। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं। तो पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है, दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष बोलता है कि ये बहुत जरूरी है, देश का विकास कैसे होगा।
तो भाई 10 साल पहले देश का विकास कैसे होता था जब पेट्रोल 50 रुपए का बिकता था, 60 रुपए का बिकता था? डिबेट एंडलेस है, दोनों पक्ष हैं, अपनी अपनी जगह, कोई किसी की सुनेगा नहीं। सवाल यह है कि इसमें एक बहुत अच्छा एनालिसिस जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज दिया, आप थोड़ा आंखें खोल के देखिए, दिमाग खोल के देखिए। भारत में पेट्रोल की कीमत जो है पर लीटर एंड डेली जीडीपी पर कैपिटा, भारत का प्रतिदिन का प्रति व्यक्ति जो औसत आय है भारत की, अगर आप देखेंगे तो वो $5.1 है। उसके सामने पेट्रोल की प्राइस है 1.3, यानी आप एक दिन में औसत भारतीय जो कमाता है $5.1, उसका 25% है पेट्रोल की कीमत। ब्राजील में है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय 17.7 और उसके सामने वो उसकी प्राइस है 0.9, तो उनकी डेली आय का है 5.1। चाइना में प्रतिदिन आय है $29, उसके सामने चाइना में पेट्रोल है $1, तो उनके लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय का यह है केवल 3.5%। तो एक आम नागरिक के हिसाब से देखें पर कैपिटा इनकम का कितना परसेंटेज 1 लीटर पेट्रोल है, तो भारत में तो इट इज एन एब्सोल्युटली एक्सटॉर्शनेट सिचुएशन, और ये सारे के सारे हाउस होल्ड बजट्स तबाह हो जाएंगे इसमें। भाई नंबर सामने है, उसमें कोई क्या बात करेगा। दूसरी बात है, हमारा पूरा साउथ एशिया का जो नेबरहुड है उसमें भी हमें एक देश को छोड़ के सबसे अधिक एडवर्स रेशियोज लेके खड़े हैं। अब दोस्तों इस पे हमने प्राइसिंग की सारी बात की थी, आपको टैक्सेशन का बारीकी से मैं बता चुका हूं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम 80-20 की जो ट्रेड पैरिटी प्राइसिंग लेके चलते हैं कंपनीज के, रिफाइनर्स के एक्सपोर्ट प्राइस को भी, उसकी वजह से ये कीमतें कभी कम हो रही नहीं है, कम होती ही नहीं है, सरकार का दावा है। ये सब डीरेगुलेटेड है, मार्केट तय करता है, लेकिन ऐसा होता कहां है, कम कहां होती हैं कीमतें। इस पर ये एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है, मैंने इसलिए लगाया कि जिसको तकनीकी वाकई ड्रिल डाउन करके पढ़ना है आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। मतलब दिस इज फॉर सीरियस रीडर्स। अगर आपको सिर्फ सतही चीजें देखनी है तो फिर ये सब आप छोड़ सकते हैं, बट अदरवाइज मैंने आपको बता दिया। इससे इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं और अल्टीमेटली तो जो प्रोडक्टिव जगह लोग पैसा लगा सकते थे अब उनको फ्यूल में लगाना पड़ रहा है। सरकार की मजबूरी ये हो गई है कि दूसरी जगह से क्योंकि टैक्सेशन आ नहीं रहा है तो अब इसको ही बढ़ा, लेकिन ये कब तक चल सकता है ऐसा? 100 का क्या 125 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, कहां जाके ब्रेक लगेगा? हमें बताइएगा कमेंट थ्रेड में। दोस्तों आगे चलते हैं। कोविड में दुनिया भर में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, आपके सामने है पूरी कहानी। 24 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 11 करोड़ से ज्यादा केसेस अभी तक हो चुके हैं। अलग अलग देशों की कहानी आपके सामने है। इराक में दूसरा वेव आ रहा है, लेकिन जो खतरनाक खबर है वो ये, भारत में अनफॉर्चुनेटली वैक्सीनेशन शुरू तो हुआ है, उसके बावजूद अब केसेस हमारे अचानक से बढ़ने लगे हैं। तो 14,000 फिर से पार हुए हैं, 27 दिनों का सबसे बड़ा नंबर। और महाराष्ट्र में अमरावती, यवतमाल में नए नए जो वेरिएंट्स मिले, वेरिएंट बहुत सारे हैं भारत में, हार्मलेस होते हैं वो। भाई वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो तो म्यूटेट करेगा ही ना, उसको भी तो जिंदा रहना है। नेचर उसको भी जिंदा रखने के लिए नेचुरल सिलेक्शन से आगे बढ़ाता है, लेकिन म्यूटेशन खतरनाक नहीं होते हैं। केवल कुछ म्यूटेशन जिसमें वो ACE2 पे जाके ज्यादा खतरनाक तरीके से चिपक सकता है या कोई और पाथवे ज्यादा ट्रांसमिसिबल बन जाए, वही खतरनाक होगा। तो ऐसा कह रहे हैं कि जो अमरावती वेरिएंट है वो थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस लग रहा है, इसलिए वहां पे लॉकडाउन भी लगा दिए गए हैं। लॉकडाउन एक ऐसा शब्द है जो बहुत डराएगा लोगों को। अब लॉकडाउन नहीं आने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में लाने पड़ रहे हैं क्योंकि केसेस बढ़ गए। अब उसके पास में है नागपुर, इस तरफ है औरंगाबाद। तो पूरा महाराष्ट्र का जो आपको ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पता ही होगा, कौन से 5 बड़े रीजन से, हमें बताइएगा कमेंट थ्रेड में। इसे पूरी ताकत से यहीं के यहीं कुचलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इंडिया कैन नॉट टेक अनदर वेव नाउ। अगर भारत में एक और वेव आई और किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने पड़ गए फिर से लोकलाइज भी, इकोनॉमिक रिकवरी विल बी हैमस्ट्रंग सो बैडली, और ये साल भी साफ हो जाएगा। इसलिए यही प्रार्थना करें कि ये चीज कंट्रोल हो। और यस, गो कोरोना गो, नो कोरोना नो, करुणा शांत हो, करुणा शांत हो, ये मंत्र बोलते रहिएगा, रामदास जी ने बोला है। दोस्तों हमारे सब्सक्रिप्शन के बहुत शानदार कोर्सेज हैं, सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10। आज के आज एनरोल करें, आपको बहुत मजा आएगा। आप इनमें एनरोल करेंगे, पढ़ते चलेंगे, ये अपने आप में बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही अच्छे इनपुट्स हैं। ज्वाइन का बटन आपको यहीं यूट्यूब पे भी नीचे दिख रहा है, आप 1 मंथ का पैकेज ट्राई करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना मजा आएगा कि आप अपने आप आगे बढ़ेंगे। आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे, अभी तक जितना भी कवर हुआ है वो सब आपको मिलेगा। जैसे सीए बूस्टर प्रीमियम में 175 सेशन पहले ही दिन मिल जाएंगे आपको, ज्ञान की गंगा है वो तो। पावर ऑफ 10 में आएंगे, आपको 35 सेशन एक साथ मिल जाएंगे। पढ़ते चलिए, इट्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। होप टू हैव यू विद अस। और पीटी साइट पे तो खैर है ही।
दोनों एडिस्ट मैंने लगा दिए हैं। अनिंदो चक्रवर्ती का लिखा हुआ हाफ द फ्यूल स्टोरी, जिसमें उन्होंने बताया है बारीकी से कि पुरानी सरकारों की गलती नहीं है। जो प्राइसिंग मैकेनिज्म में ट्रेड प्राइस पैरिटी प्लस टैक्सेशन है, इसके रहते कीमतें कम होंगी नहीं, सरकार को ही ऑफिशियली आगे बढ़ के कम करना पड़ेगी। यह उन्होंने तकनीकी समझाया। अब जिसको सच समझना है उसके लिए ऐसे एडिटोरियल बहुत काम आ सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल है जो भारत में शिक्षा की बहुत खराब परिस्थिति पर रोशनी डालता है। पैंडेमिक ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी भी लेकिन ज्यादा ग्रामीण बच्चों पर बहुत मार मारी है। और अब जब स्कूल शुरू हुए हैं तो ऑथर्स का यह कहना है कि पहले रेमीडियल क्लासेस लगा के बच्चे जो पूरी तरह पटरी से उतर गए उनको पहले पटरी पे लाया जाए, अदरवाइज द प्राइस वी विल पे इन द लॉन्ग रन विल बी वेरी वेरी हार्श। इसके साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया प्यारे दोस्तों। इकोनॉमिक क्रैकर 8 मार्च से आ जाएगा, एनरोल कीजिएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी सवाल हमने आज पूछे हैं उसकी पूरी कंपाइलेशन करके बढ़िया बढ़िया उत्तर लिखो और ज्ञान का प्रचार प्रसार आगे होते रहने दो। मेरी तरफ से इतना ही, बहुत जल्द शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।